नमस्कार। जीएस डेली रिवीजन सीरीज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देख रहे हैं और 18वीं शताब्दी में स्वतंत्र राज्यों को हम लोग देख रहे हैं। आज इस वीडियो में मैसूर और बंगाल दो सबसे महत्वपूर्ण राज्य, परीक्षा की दृष्टि से भी, खासकर मेंस परीक्षा में ये प्रश्न इससे बहुत आते हैं, तो इसको आप प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखिए। उसके पहले देखिए आरओ का एक टारगेट बैच हमारे चैनल पर स्टार्ट होने वाला है 3 जून से। उसके लिए आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप लोग इस बैच से जुड़ते हैं तो आपको डेली वीडियोस, पीडीएफ, डेली क्विज और टेस्ट सीरीज सब कुछ एक ऐसी इस प्रकार मिलेगी जिससे आपकी परीक्षा पहली बार में ही क्वालिफाई हो। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं मैसूर पर। सबसे पहले हम लोग मैसूर राज्य को देखते हैं। मैसूर में सर्वप्रथम वाडियार वंश का शासक था। वाडियार वंश का शासक चिक्का कृष्णराज द्वितीय का शासन था और चिक्का कृष्णराज द्वितीय के शासनकाल में जो राज्य की सत्ता थी उनके दो मंत्रियों देवराज और नंदराज के हाथों में थी। उसी समय लगभग 1749 ईस्वी में एक सैनिक के रूप में हैदर अली उस वाडियार वंश की सत्ता में प्रवेश करता है और 1761 में इसी हैदर अली ने नंदराज को सत्ता से हटाकर मैसूर पर अधिकार कर लिया। ओके, हैदर अली की बात करें तो हैदर अली के बारे में दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हैदर अली ने अपनी राजधानी मैसूर से श्रीरंगपट्टनम स्थानांतरित कर दी थी तथा इसने डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। ओके, हैदर अली के पश्चात उसका पुत्र टीपू सुल्तान अगला नवाब बना, मैसूर का अगला शासक बना। टीपू सुल्तान की बात करें तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा जैकोबिन क्लब का वो सदस्य बना था। नई मुद्रा, मापतौल की नई प्रणाली और नवीन कैलेंडर का प्रयोग, ये कुछ टीपू सुल्तान के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं थीं। आधुनिक पद्धति से दूतावास की स्थापना भी टीपू सुल्तान ने की और उसने इस आधुनिक पद्धति से विदेशों में जैसे अरब, मॉरिशस, काबुल, कुस्तुनतुनिया आदि में अपने दूत मंडल को भेजकर वहाँ पर आधुनिक पद्धति से दूतावास की स्थापना की थी। नौसेना बोर्ड का गठन भी टीपू सुल्तान ने ही किया था। इसके अलावा टीपू सुल्तान की बात करें तो एक बात और याद रखिएगा कि शारदा देवी की मूर्ति की स्थापना के लिए भी टीपू सुल्तान ने धन दिया था। ओके, कालांतर में आगे चलकर अंग्रेजों के साथ इनके टकराव हुए मैसूर के प्रमुख, खासकर हैदर अली और टीपू सुल्तान के, तथा आंग्ल और मैसूर या एक प्रकार से कहें हैदर अली, टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के बीच एक एक करके कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। उस आंग्ल मैसूर युद्धों को हम लोग देखेंगे। उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो सबका डेट याद रखिएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से लेकर 1769 ईस्वी तक चला। इसमें अंग्रेजों की हार हुई। इस समय अंग्रेजों के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरलेस्ट थे और ये युद्ध मद्रास की संधि से 1769 में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी उससे समाप्त हुई। इस युद्ध में एक बात ये भी हुई थी कि इस युद्ध में अंग्रेजों की जो अजेयता चली आ रही थी, यानी जो अंग्रेज अब तक हारे नहीं थे, इस युद्ध में हार से उनकी अजेयता को समाप्त कर दिया। ओके, इसके कुछ सालों बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1780 से 84 के बीच में। देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। इस समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मैंगलोर की संधि हुई थी अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच में। देखिए, इसमें क्या हुआ था, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध शुरुआत तो हुआ था हैदर अली के साथ, लेकिन हैदर अली की बीच युद्ध में ही मृत्यु हो गई। इसके पश्चात उसके पुत्र ने भी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भाग लिया था और जो मैंगलोर की संधि हुई थी वो अंग्रेज और टीपू के बीच में ही हुई थी। इसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर हर मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1790 से 92 के बीच में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इसमें भी अंग्रेजों की विजय हुई। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। इसमें बहुत ही प्रसिद्ध संधि 1792 में
श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हुई थी। इस संधि की प्रमुख शर्तें क्या थीं? इसमें टीपू सुल्तान को युद्ध क्षति के रूप में अंग्रेजों को 3 करोड़ रुपए देना पड़ा था तथा टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ा था। ओके, तो ये श्रीरंगपट्टनम की प्रमुख शर्त थी और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है। इसमें अंग्रेज निर्णायक रूप से विजयी होते हैं। इसका गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली था और इसी आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ओके, तो ये इस प्रकार से आंग्ल मैसूर युद्ध थे जो एक के बाद एक 4 हुए थे और मैसूर के बारे में इतनी बातें महत्वपूर्ण हैं। इससे बाहर इसमें कुछ नहीं आता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आते हैं बंगाल की तरफ। देखिए, उस समय की बात करें जिस समय खासकर 18वीं शताब्दी की हम बात करें तो भारत में जितने भी प्रांत थे या जितने भी राज्य थे उसमें सबसे समृद्ध, सबसे शक्तिशाली, सबसे उपजाऊ और सबसे प्रसिद्ध राज्य बंगाल था। कोई भी बाहरी आक्रमण होता था या कोई भी बाहर से शासक आता था अपनी मंशा, शासन की मंशा लिए या व्यापार करने के लिए, तो उसकी सबसे पहली निगाह बंगाल पर ही पड़ती थी। ठीक है, इसी सबको देखते हुए बंगाल में अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को ही उसने जीतना उचित समझा या उसी के रास्ते उसने भारत पर अपनी प्रभुसत्ता को स्थापित करने का प्रयास किया और वो सफल भी हुए। लेकिन बंगाल की हम बात करें तो बंगाल में मुर्शिद कुली खां ये बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था। इसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। मुर्शिद कुली खां ने एक नई प्रथा जिसको इजारेदारी प्रथा कहते हैं इसकी शुरुआत की। इजारेदारी प्रथा क्या होती थी? ठेके पर भू राजस्व की वसूली। ठीक है, ठेके पर टैक्स की वसूली, ये इजारेदारी प्रथा है। इसको किसने शुरू किया? मुर्शिद कुली खां ने। मुर्शिद कुली खां के पश्चात अलीवर्दी खां बस अगला बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां मुग़ल बादशाह को नजराना ना भेंट करने वाला पहला नवाब था। ये सिर्फ नाम मात्र का मुग़ल बादशाह का अधीन था, कभी भी मुग़ल बादशाह को कोई भी नजराना नहीं भेंट किया। ओके, इसके बाद अलीवर्दी खां के बाद उसका पुत्र सिराजुद्दौला बनता है शासक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला से अंग्रेज़ों के काफ़ी ज़्यादा विवाद रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहते हैं। उसका प्रमुख कारण ये भी था क्योंकि सिराजुद्दौला को बहुत से लोग नवाब नहीं बनना देना चाहते थे, खासकर उसका सेनापति मीर जाफ़र ही उसके खिलाफ था। इसके अलावा पूर्णिया का नवाब शौकत जंग था, उसकी मौसी घसीटी बेगम, यानी वो सब सिराजुद्दौला के खिलाफ थे और इसीलिए उन लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया। ओके, तो सिराजुद्दौला दस्तक के दुरुपयोग, दस्तक मैंने आपको बताया था जो फर्रुखसियर ने अंग्रेज़ों को दिया था व्यापारिक छूट के लिए, जो अधिकार पत्र होता है उसको दस्तक कहा जाता था। फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों को ये प्रदान किया था, लेकिन अंग्रेज़ उसका आगे चल के दुरुपयोग करने लगे। इसके अलावा नवाब की अनुमति के बिना अंग्रेज़ फोर्ट विलियम की किलेबंदी भी करने लगे, जिसके कारण सिराजुद्दौला के अंग्रेज़ों से मतभेद हो गए। ठीक है, इसी सब को देखते हुए सिराजुद्दौला ने क्रोधित होकर आक्रमण किया और कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर तो कब्जा किया ही, साथ साथ पूरे कलकत्ता को जीतकर उसका नाम अलीनगर रखा। कलकत्ता को जीतकर उसका नाम क्या रखा? अलीनगर रखा। ओके, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। ब्लैक होल घटना भी इसी के शासनकाल से संबंधित है। 20 जून 1756 ईस्वी में इसमें क्या हुआ था कि गुस्से में आकर नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेज़ों को एक 18 फीट लंबी और 14 फीट चौड़ी एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था। इतने अंधेरे, इतने कम स्थान में इतने ज़्यादा लोगों को बंद करने से लगभग 125 अंग्रेज़ों की मृत्यु हो गई थी। इसे ही ब्लैक होल कांड कहा जाता है। इसका एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी हालवेल था। ओके, तो ये ब्लैक होल घटना इसी से जुड़ी है। इसके पश्चात 1757 में अलीनगर की संधि भी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुई थी। ओके, अलीनगर की संधि 1757 में हुई थी। इसमें
मुख्य रूप से इसकी जो शर्तें थीं वो ये थीं कि कंपनी को सिक्के ढालने और स्थलों को दुर्गीकृत करने की अनुमति इसमें प्रदान की गई थी। हालांकि ये सब नहीं पूछता है, सिर्फ आप अलीनगर की संधि याद रखिएगा किसके किसके बीच हुई थी। इसके बाद जो मेन युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के काल में वो था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। प्लासी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में गंगा नदी के तट पर प्लासी स्थित है। इस युद्ध में मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का सेनापति था, उसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया। इसमें नवाब की बुरी तरीके से हार हुई, अंग्रेज़ों की विजय हुई। इस समय गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव था और ये प्लासी का युद्ध भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना का प्रारंभ माना जाता है। ओके, इस युद्ध को हारने के बाद सिराजुद्दौला भागकर मुर्शिदाबाद पहुंचा, जहां पर मीर जाफ़र का लड़का मोहम्मद बेग उसने सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया। ओके, इसके मर जाने के बाद प्लासी की युद्ध के बाद अगला शासक मीर जाफ़र बना। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने अपना शासक बनाया, इसीलिए मीर जाफ़र को रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है या क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है। उसने नवाब बनने की खुशी में कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का अधिकार दिया तथा 24 परगना की जमींदारी भी दी। और मीर जाफ़र के काल से ही अंग्रेज़ों ने बांटो और राज करो की नीति का प्रारंभ भी किया। ओके, इसके पश्चात कालांतर में जब एक नया गवर्नर वेंसिटार्ट आया तो उसने मीर जाफ़र को हटा दिया और मीर जाफ़र को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया। ओके, तो मीर कासिम ने कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी दी तथा मीर कासिम ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। कालांतर में मीर कासिम ने भी जो अंग्रेज दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे उस पर रोक लगा दिया। तो कालांतर में अंग्रेज़ों से मीर कासिम के भी संबंध खराब हो गए। तो एक बार फिर से अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को पद से हटाकर मीर जाफ़र को पुनः नवाब बना दिया और मीर जाफ़र को नवाब बनाने पर ही मीर कासिम ने शाह आलम द्वितीय, जो कि उस समय मुग़ल नवाब था, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इन सब के साथ मिलकर एक गुट बनाया, एक टीम बनाई और अंग्रेज़ों का मुकाबला किया, जिसको बहुत ही फेमस बक्सर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ओके, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को मीर जाफ़र उस समय का नवाब था। बक्सर का युद्ध मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला की संयुक्त सेना और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। अंग्रेज सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अंग्रेज इसमें विजयी हुए और मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला तीनों की संयुक्त सेना बुरी तरीके से परास्त हुई। बक्सर के युद्ध से ही भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना हुई। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज बंगाल, बिहार और उड़ीसा के निर्विवाद रूप से शासक बन गए और अवध भी, जिसका नवाब शुजाउद्दौला था, हार के बाद अवध भी उनकी ही दया का मोहताज हो गया, उनकी दया पर निर्भर हो गया। आगे चलकर रॉबर्ट क्लाइव जब एक बार फिर से गवर्नर जनरल बनकर आया तो इसने शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला के साथ दो संधियां की, जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच में। इसमें क्या हुआ था? इसमें शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दी तथा कंपनी ने मुग़ल बादशाह को, यानी कंपनी ने इसके बदले में शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन और कड़ा मानिकपुर के जिले उपहार स्वरूप दिए थे। ये इलाहाबाद की प्रथम संधि है। इसके बाद इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुई। इसके तहत शुजाउद्दौला को कंपनी को 50 लाख रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में देना पड़ा तथा अवध में करमुक्त व्यापार की सुविधा भी प्रदान की गई। किसको? कंपनी को। ओके, तो ये इलाहाबाद की दो संधियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद आते हैं बंगाल में द्वैत शासन को। देखिए, द्वैत शासन किसे कहते हैं? शासन को दो भागों में बांटकर दो भिन्न भिन्न शक्तियों के हाथ में देने को ही द्वैत शासन कहा गया। अगर हम बात करें द्वैत शासन के जनक की, तो द्वैत शासन के जनक लियो कर्टिस थे, लेकिन
बंगाल में द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव द्वारा लागू किया गया था 1765 से 1772 के बीच। द्वैत शासन के अंतर्गत जो कंपनी होती थी वो दीवानी और शासन कार्यों के प्रमुख कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति वो अपने पास ही रखती थी। यानी वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी, लेकिन जो दीवानी के कार्य हैं या निजामत के कार्य, निजामत माने शासन करना, ये भारतीयों के द्वारा करवाती थी। यानी दो प्रकार से ये शासन करती थी। ठीक है, तो इसके लिए कंपनी ने 2 दीवान नियुक्त किए थे। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान को नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैंने लिखा नहीं है लेकिन ये कभी कभी पूछता है। बंगाल के लिए उसने मोहम्मद रजा खान को दीवान नियुक्त किया, जबकि बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया था। ओके, इसी द्वैत शासन के ही कारण बंगाल में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे बंगाल की 1/3 जनसंख्या भूख और बीमारी से समाप्त हो गई थी। इस अकाल के समय बंगाल के गवर्नर कौन थे? कार्टियर, इंपॉर्टेंट है। 1772 में जब वारेन हेस्टिंग अगला गवर्नर जनरल बन के आया तो उसने इस द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। ओके, तो यानी 1765 से 1772 तक द्वैत शासन रहा था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मैसूर और बंगाल के बारे में ये पूरी बातें देखी। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियोस मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से और बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे RO के टारगेट बैच को जरूर ज्वाइन करें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मैसेज करके। ओके, नमस्कार।